नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं CDP के 100 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। अगर आप CTET प्राथमिक या फिर जूनियर स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। इसमें हमने वो प्रश्न लिए हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बाल विकास का अध्ययन किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो बाल विकास का अध्ययन गर्भाधान से किशोरावस्था तक होता है। प्रश्न नंबर 2। बाल मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है स्टैनले हॉल को। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो विकास एक निरंतर चलने वाली अविराम या फिर सतत प्रक्रिया है, जिसको अंग्रेजी में कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। प्रश्न नंबर 4। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो ग्रोथ शारीरिक आकार और भार में वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं या अभिवृद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 5। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है? तो विकास का जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में सिफेलोकैडल सीक्वेंस बोलते हैं, उसके अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रश्न नंबर 6। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है? तो विकास का जो समीप दूरस्थ सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस बोलते हैं, उसके अनुसार विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। प्रश्न नंबर 7। बालक में बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? तो बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती 6 से 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 8। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। प्रश्न नंबर 9। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसने कहा? तो E.A. किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा है। प्रश्न नंबर 10। किशोरावस्था तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था, ये कथन किसका है? तो किशोरावस्था तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था, ये कथन है स्टैनले हॉल का। प्रश्न नंबर 11। आनुवंशिकता की मूल इकाई किसे माना जाता है? तो जीन को आनुवंशिकता की मूल इकाई माना जाता है। प्रश्न नंबर 12। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े सेम गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, वो स्पेशल गुणसूत्र होता है। पुरुष में XY होता है ये एक जोड़ा और महिला में XX होता है। प्रश्न नंबर 13। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए 23वां जोड़ा जो X और Y के रूप में होता है वो प्रमुख होता है, उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 14। सहोदर कितने प्रकार के होते हैं? सहोदर का मतलब ट्विंस, जुड़वा। तो जुड़वा 2 प्रकार के होते हैं, एकाकी जुड़वा और भ्रातृ जुड़वा। प्रश्न नंबर 15। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? तो E.J. रस का यह कथन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, E.J. रॉस। प्रश्न नंबर 16। बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो आंसर होता है परिवार। परिवार बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था होता है। उसके बाद विद्यालय, मीडिया, परिवेश बाद में आता है, वो द्वितीयक संस्था। द्वितीयक सामाजिकरण का मुख्य केंद्र क्या है? तो द्वितीयक सामाजिकरण का मुख्य केंद्र है विद्यालय एवं समवयस्क समूह, और मीडिया भी इसी में आ जाता है। प्रश्न नंबर 18। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 19। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। एक संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 20। इंद्रिय गामक, इसको संवेदी गामक भी कहते हैं, अवस्था की समय अवधि क्या है? तो इसकी अवधि 0 से 2 वर्ष, इंद्रिय गामक या फिर इसको संवेदी गामक कहते हैं। प्रश्न नंबर 21। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। प्रश्न नंबर 22। वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में आता है? तो संवेदी प्रेरक यानी संवेदी गामक अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी कि 2 साल तक। प्रश्न नंबर 23। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी अवधि होती है 11 वर्ष से ऊपर, 18 तक मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 25। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया लेव वाइगोत्स्की ने। प्रश्न नंबर 26। ZPD का पूर्ण रूप क्या है? तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD से तात्पर्य जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समस्त विकास का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 27। पहाड़ या ढांचा यानी कि स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी?
इसके फोल्डिंग या फिर हिंदी में कहते हैं पाड़ या ढांचा। तो इसकी जो अवधारणा दी है वाइगोत्स्की ने, ब्रूनर द्वारा भी इसको समर्थन दिया गया है। प्रश्न नंबर 28, नैतिक विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 29, कोलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं हैं? तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 30, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जॉन डीवी और गिजुभाई बधेका बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत में गिजुभाई बधेका और विश्व में जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 31, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अवधारणा किसने दी? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अवधारणा दी है जॉन डीवी ने। प्रश्न नंबर 32, प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक है प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक या फिर जन्मदाता। प्रश्न नंबर 33, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फ्रेडरिक फ्रोबेल। इसको खेल विधि भी कहते हैं, किंडरगार्टन विधि को। प्रश्न नंबर 34, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया है। प्रश्न नंबर 35, खेल विधि के प्रस्तावित जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो खेल विधि के जन्मदाता माने जाते हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। प्रश्न नंबर 36, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड विने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत एवं त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। प्रश्न नंबर 38, जी कारक और एस कारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने एक बताया जी कारक जो जनरल फैक्टर और एक बताया एस कारक यानी कि स्पेशल फैक्टर। प्रश्न नंबर 39, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के प्रतिपादक कौन है? तो यह है हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रश्न नंबर 40, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है और त्रिकारक दिया है स्पीयरमैन ने। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया आरवी कैटल ने। प्रश्न नंबर 42, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया? तो अल्फ्रेड विने और साइमन ने 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया है। प्रश्न नंबर 43, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? तो विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का सूत्र दिया। प्रश्न नंबर 44, मानकीकृत आईक्यू का वर्तमान सूत्र किसने पूर्ण किया? तो मानकीकृत आईक्यू का जो सूत्र लुईस टर्मन ने इसको पूरा किया। पहले इसमें इंटू 100 नहीं हुआ करता था, विलियम स्टर्न ने जो सूत्र दिया बाद में इन्होंने इंटू 100 करके इसमें 1916 में इसको पूर्ण रूप दिया। आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या है वर्तमान में? तो आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र है MA/CA × 100। MA यानी कि मानसिक आयु, CA यानी कि करंट आयु और गुणे 100। सामान्य बुद्धि यानी एवरेज आईक्यू वाले बालक का प्राप्तांक कितना होता है? तो सामान्य आईक्यू वाले बालक का प्राप्तांक होता है 90 से 109 या फिर 110। देखते हैं प्रश्न नंबर 47, प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी मानी जाती है? तो प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू मानी जाती है 140 से ऊपर। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया नोम चॉम्स्की ने। LAD का पूर्ण रूप क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAD का पूर्ण रूप, L से लैंग्वेज, A से एक्विजिशन, D से डिवाइस। प्रश्न नंबर 50, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? तो पर्सनालिटी जो शब्द है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना से बना पर्सनालिटी और पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न 51 नंबर, पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा या फिर नकाब। प्रश्न नंबर 52, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया है कार्ल युंग ने। प्रश्न नंबर 53, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक है सिगमंड फ्राइड। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 54, इदम, अहम और परा अहम यानी कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? तो यह अवधारणा दी है सिगमंड फ्राइड ने। अगला प्रश्न 55 नंबर, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि टेट परीक्षण किसने विकसित किया? तो विकसित किया मार्गन एवं मर्रे ने। CAT यानी कि चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? तो यह लियोपोल्ड बैलक। टेट की बात आए तो मार्गन और मुर्रे आएगा और कैट की बात आए तो लियोपोल्ड बैलक आएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर, रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? तो रोर्सा स्याही धब्बा
हरमन रोल्सा ने विकसित किया। प्रश्न नंबर 58, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? तो यह दी है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 59, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। प्रश्न नंबर 60, थॉर्नडाइक के मुख्य सीखने के नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक के मुख्य सीखने के नियम है 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। प्रश्न नंबर 61, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिए? तो ये दिए इवान पेट्रोविच पावलोव, ईवी पावलोव ने। प्रश्न नंबर 62, पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1904 में पाचन क्रिया के अध्ययन हेतु तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो हमने बता ही दिया कि कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये किसने दिए? तो ये दिए बीएफ स्किनर ने। प्रश्न नंबर 65, स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से किस पर किए? तो उन्होंने चूहों और कबूतरों पर अपने प्रयोग किए स्किनर ने। प्रश्न नंबर 66, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोहलर ने दिया। कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवाद की बात आती तो कोहलर, कोफका, वर्दिमर और कुर्ट लेविन 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम लिया जाता। ये जर्मनी में विकसित हुआ था गेस्टाल्टवाद। प्रश्न नंबर 67, कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तान। प्रश्न नंबर 68, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। प्रश्न नंबर 69, समीपस्थ शिक्षण एवं पुनर्बलन का नियम किसने दिया? तो समीपस्थ शिक्षण एवं पुनर्बलन का नियम दिया है CL हल ने। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, RS थ्योरी संबंध किससे है? RS थ्योरी का संबंध किससे है? तो RS थ्योरी का संबंध है BF स्किनर से। प्रश्न नंबर 71, SR थ्योरी के जनक कौन है? तो SR थ्योरी के जनक है EL थॉर्नडाइक। अगर RS की बात आए तो स्किनर और SR की बात आए तो थॉर्नडाइक लगाएंगे, दोनों में डिफरेंस है। प्रश्न नंबर 72, अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम का वक्र 4 प्रकार का होता है, सरल, उन्नत और नतोदर और मिश्रित। सरल, उन्नत, नतोदर और मिश्रित 4 प्रकार का अधिगम का वक्र होता है। अधिगम में पठार का मुख्य कारण क्या है? तो थकान, प्रेरणा की कमी या फिर अनिच्छा। अधिगम में पठार तभी आएगा थकान होगी या प्रेरणा की कमी होगी या फिर इच्छा नहीं होगी उस काम को करने की, तो अधिगम में पठार आ जाएगा। प्रश्न नंबर 74, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 75, RT एक्ट 2009 पूरे भारत यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में RT एक्ट 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 76, RT 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? तो शिक्षक छात्र अनुपात है 30:1। प्रश्न नंबर 77, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। RT 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य कितने घंटे होना चाहिए? तो न्यूनतम 45 घंटे एक शिक्षक के लिए कार्य होना चाहिए RT 2009 के अनुसार। प्रश्न नंबर 79, पठन वैकल्य यानी पढ़ने में कठिनाई को क्या कहते हैं? तो पढ़ने में कठिनाई को कहते हैं डिसलेक्सिया। पठन विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। वैकल्य का मतलब होता है विकार। प्रश्न नंबर 80, लेखन संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? लेखन संबंधी विकार को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। प्रश्न नंबर 81, गणितीय गणना में कठिनाई को क्या कहते हैं? तो गणितीय गणना में कठिनाई को कहते हैं डिसकैलकुलिया। प्रश्न नंबर 82, गति कौशल विकार को क्या कहते हैं? तो गति कौशल विकार को कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। प्रश्न नंबर 83, भाषा संप्रेषण संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? तो भाषा संप्रेषण संबंधी विकार को कहा जाता है अफेजिया या फिर डिस्फेजिया। प्रश्न नंबर 84, HDAD का पूर्ण रूप क्या है? तो HDAD का पूर्ण रूप है H से अटेंशन, D से डेफिसिट, H से हाइपर एक्टिविटी और D से डिसऑर्डर। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब ADHD। प्रश्न नंबर 85, स्वलीनता यानी ऑटिज्म के लक्षण क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया एवं संप्रेषण में कठिनाई स्वलीनता के लक्षण है। CWSN का पूरा नाम क्या है? तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। C से चिल्ड्रन, W से विद, S से स्पेशल, N से नीड्स। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब CWSN, दिव्यांग बच्चों से संबंधित। प्रश्न नंबर 87, अवप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया? तो हर्जबर्ग ने अवप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 88, आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने। अनुक्रम को पदानुक्रम सिद्धांत भी बोलते हैं। आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत या फिर आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया?
दोनों का आंसर होगा अब्राहम मैस्लो। प्रश्न नंबर 89, मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं के कितने स्तर बताए? तो मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं के 5 स्तर बताए हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? तो स्वेच्छा एवं स्वतः संतोष हेतु कार्य करना आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 91, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और ग्रेड प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 92, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 93, मैकडूगल ने मनुष्य में कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। प्रश्न नंबर 94, संवेग यानी कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? तो संवेग यानी कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, उसका नाम है इमोवर। इमोवर का मतलब होता है उत्तेजित होना, इमोवर से बना इमोशन, इमोशन का हिंदी रूपांतर है संवेग। प्रश्न नंबर 95, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पक्षों का निरंतर आकलन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का अर्थ है। प्रश्न नंबर 96, फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एफए का मुख्य उद्देश्य सीखने के दौरान सुधार एवं पृष्ठपोषण देना। प्रश्न नंबर 97, समेटिव असेसमेंट ऐसे का उद्देश्य क्या है? तो सत्र के अंत में उपलब्धि का मापन एवं ग्रेडिंग देना समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है सीखने के दौरान सुधार एवं पृष्ठपोषण। तो फॉर्मेटिव सीखने के दौरान और समेटिव होता है सत्र के अंत में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 98, मापन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? तो जो मापन होता है वो मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। पोर्टफोलियो क्या है? 99 नंबर प्रश्न, पोर्टफोलियो क्या है? तो बालक के कार्यों और प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा पोर्टफोलियो कहलाता है। प्रश्न नंबर 100, रूब्रिक्स का उपयोग किस में होता है? तो रूब्रिक्स का उपयोग आकलन और मूल्यांकन के मानदंड तय करने में होता है। किस में होता है? आकलन और मूल्यांकन के मानदंड तय करने में रूब्रिक्स का उपयोग होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए।